Hello students, welcome to my new video and today I am going to teach class 10 CBSE board science lesson first chemical reaction and equation. So let's start chemical reaction and equation, and today I am going to discuss the information obtained from a chemical equation. Clear? So let's start इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए केमिकल इक्वेशन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उनको हम लोग कैसे लिखते हैं, अगर वो बैलेंस नहीं है तो कैसे उसको हम लोग बैलेंस करते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो भी केमिकल इक्वेशंस होते हैं उनसे हमको कौन कौन सी जानकारियां मिलती हैं, कौन कौन से इंफॉर्मेशन मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ केमिकल इक्वेशन। पहला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। केमिकल इक्वेशन जो है इसमें मेन दो ही चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। जो लेफ्ट साइड में होता है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड जो राइट साइड में होता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो केमिकल इक्वेशन होता है इससे हमको क्या क्या जानकारी मिलती है। तो पहला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। पहला तो हमको यही पता चलता है कि जो केमिकल इक्वेशन हो रहा है उसके रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दे रखा है N2 + 3H2 = 2NH3। यह एक इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है। आप इसको देख के ही बता सकते हैं कि इस केमिकल इक्वेशन का रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है। हमने आपको ये बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड में होता है दैट इज कॉल्ड जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, एंड जो राइट साइड में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इस केमिकल इक्वेशन को देख के हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दो हैं रिएक्टेंट है और NH3 अमोनिया जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, पहला इंफॉर्मेशन तो हमको यही मिल सकता है कि इक्वेशन देख के आप ये बता पाएंगे कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, फिर आप ये भी बता सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसके कितने मॉलिक्यूल्स उस केमिकल इक्वेशन में भाग ले रहे हैं। ठीक है, लिखा है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आप इस इक्वेशन को देख के आप ये भी बता सकते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट है और कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट है। जैसे देखिए N2 1 molecules of nitrogen and this is 3 molecules of hydrogen gives 2 molecules of ammonia। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आगे जो नंबर लिखा है ना, आगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो वो 1 है, तो 1 molecules of nitrogen, यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 molecules of hydrogen, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 molecules of ammonia। तो इस इक्वेशन को आप देख के बता सकते हैं कि 1 मोल जो है 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन का 3 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया जो है वो बनेगा। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप कोई भी केमिकल इक्वेशन देख के ये बता सकते हैं कि रिएक्टेंट का कितना मोल लिया गया है और प्रोडक्ट का कितना मोल बन रहा है। जैसे देख लीजिए इसी इक्वेशन में आगे जो नंबर लिखा रहता है उसी को हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, और एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 10⁻23। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो 6.022 10⁻23। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते, आगे नंबर लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पे तो 3 लिखा हुआ है, तो 1 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर एंड गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो
केमिकल इक्वेशन को देख के आप ये भी बता सकते हैं कि रिएक्टेंट का कितना मोल है और प्रोडक्ट का कितना मोल बन रहा है। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलती है, मास इन ग्राम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप इस इक्वेशन को देख करके ये भी बता सकते हैं कि कितना ग्राम नाइट्रोजन का लिया गया है, कितना ग्राम हाइड्रोजन का लिया गया और कितना ग्राम अमोनिया बन रहा है। क्लियर? जैसे देखिए N2 एक अगर N है 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन, उसका जो मास होता है 14 ग्राम होता है, 14 ग्राम होता है। तो 2 है तो 28 ग्राम। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन ऑफ H2, 6 ग्राम हाइड्रोजन ऑफ H2 react and gives 34 grams of nitrogen। 34 कैसे आ गया देख लीजिए, यहाँ पे 2NH3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2N के लिए 14 ग्राम और H, तो H 1H का 1 होता है, 2H का 2, 3H का, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे 3, यानी ये कितने हो गए 17, इसको 34 ग्राम, ठीक है। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट एंड गिव्स 34 ग्राम अमोनिया। तीसरी बात क्या पता चलती है हमको, चौथी बात वॉल्यूम रिलेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कितना वॉल्यूम लिया गया है, रिएक्टेंट का कितना वॉल्यूम लिया गया है, प्रोडक्ट का कितना वॉल्यूम लिया गया है। तो देख लीजिए इस एग्जाम्पल के हिसाब से 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन N2 react with 3 volume of H2 and gives 2 volumes of ammonia। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1 liter of N2, 3 liter of H2 and 2 liter of ammonia is formed। तो इस तरीके से आप एक केमिकल इक्वेशन को देख करके या केमिकल इक्वेशन से हमको किन किन बातों की जानकारी मिलती है, तो ये सारी बातें हैं जो एक केमिकल इक्वेशन को देख करके हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन जो आपके लिए मेन है हमने वही बस यहाँ पे लिखा है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन से मेनली ये सारे इंफॉर्मेशन हमको मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं उनके लिमिटेशन क्या होते हैं। जैसे अभी तो हमने पढ़ा कि जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनसे हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो भी केमिकल इक्वेशंस होते हैं इन एनी केमिकल इक्वेशन, उसमें क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं, क्या क्या कमियां होती हैं और उन लिमिटेशन को, उस कमी को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं और उसके क्या तरीके हैं दूर करने के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन एंड देयर रिमूवल। जो भी लिमिटेशंस हैं उनको हम लोग कैसे रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जो केमिकल इक्वेशन होता है, जैसे मान लीजिए कोई केमिकल इक्वेशन इस तरीके से लिखा हुआ है Zn plus H2SO4 is equal to ZnSO4 plus H2। अब इसको आप देख के ये नहीं कह सकते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है उसके जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं वो किस स्टेट में है, उनका फिजिकल स्टेट क्या है, ठीक है। तो उसका हम लोग रिमूवल कैसे करेंगे, कैसे उसको, अब उस केमिकल इक्वेशन को देख के तो कोई ये नहीं कह सकता है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। अगर आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन जो है गैस है तो आप कह सकते हैं कि वो गैस है, लेकिन अगर आपको न पता हो तब क्या करेंगे। तो ये केमिकल इक्वेशन का एक लिमिटेशन हो गया है कि उसको देखकर आप ये नहीं बता सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट क्या है। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या किया गया कि एक तरीका बताया गया, वो ये, जैसे Zn क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड के बगल में हम इस तरीके से S लिख देंगे, यानी Zn क्या है, सॉलिड है। H2SO4 दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, लिक्विड है, इज इक्वल टू ZnSO4। यह भी जो है एक्वस यह जो है एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। और H2
H2 क्या हो गया है? गैस। तो इसके बगल में हम लोग लिखेंगे गैस। पहले इक्वेशन क्या था? Zn plus H2SO4 is equal to ZnSO4 plus H2। अब उसके स्टेट को बताने के लिए हमने क्या किया कि बगल में सॉलिड L के लिक्विड L एक्वस सॉल्यूशन है AQ और जो गैस है उसके लिए G हमने लिख दिया। इससे हमको जो रिएक्टेंट है एंड जो प्रोडक्ट है उनके फिजिकल स्टेट की जानकारी मिल जाती है। Zn क्या है? सॉलिड है। H2SO4 क्या है? लिक्विड है। ZnSO4 क्या है? एक्वस सॉल्यूशन है एंड H2 क्या है? गैस है। ठीक है। सेकेंड लिमिटेशन क्या था? फर्स्ट क्या हमने रिमूव कर दिया। सेकेंड का क्या था? कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो आपको ये नहीं पता चल पाता है कि जो एसिड है वो डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है। डाइल्यूट एसिड इट मीन्स उस एसिड में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रेजेंट है एंड कंसंट्रेटेड एसिड ऐसा एसिड जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्रेजेंट नहीं है, अमाउंट ऑफ वाटर बिल्कुल जीरो है, तो वैसे एसिड को हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को अगर देखा जाए तो इसमें भी तो हमको पता नहीं चल रहा है कि जो हमने H2SO4 लिया है वो किस फॉर्म में है, डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सेकेंड वाला जो लिमिटेशन है उसको रिमूव करने के लिए Zn, ये इक्वेशन फिर से सॉलिड डाइल्यूट, आगे हम लोग डाइल्यूट जोड़ देते हैं या लास्ट में डाइल्यूट जोड़ सकते हो, जैसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं या आगे लिख दीजिए या H2SO4 ऐसे डाइल्यूट शॉर्ट में। फिर ZnSO4 एक्वस और H2 गैस है। अगर कंसंट्रेटेड एसिड रहता तो फिर यहाँ पे CONC यानी कोंक एसिड लिखते हैं, शॉर्टकट में कंसंट्रेटेड को हम लोग कोंक लिखते हैं CONC। ठीक है। यहाँ पे हमने यूज किया है डाइल्यूट एसिड का, और अगर कंसंट्रेटेड एसिड रहता तो हम यहाँ पे CONC लिखते। क्लियर। थर्ड वाला लिमिटेशन क्या है? हीट चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। अब कोई भी इक्वेशन हो, जैसे मान लीजिए थर्ड वाले का C प्लस O2 C के लिए S सॉलिड, O2 गैस, CO2 ऐसे लिखा है। तो इसको देख के आप नहीं बता सकते हैं कि इसमें हीट जो हो रहा है इवॉल्व हो रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है। इस इक्वेशन को देख के आप नहीं बता सकते हैं इस केमिकल इक्वेशन में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है कि इवॉल्व हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया गया है कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होता है उसके लिए अगर वो एक्सोथर्मिक है तो हम लोग यहाँ पे प्लस हीट लिखेंगे फॉर एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ठीक है। और यही अगर कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसके लिए जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन इंडोथर्मिक हम लोग लेते हैं N2 प्लस O2, N2 के बगल में गैस, O2 के बगल में भी G फॉर गैस गिव्स आउट 2NO, यह भी एक गैस है। यहाँ पे माइनस हीट लिखेंगे, दिस इज फॉर इंडोथर्मिक। ठीक है। तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहा तो हम लोग प्रोडक्ट में हीट जोड़ देंगे, और अगर इंडोथर्मिक रिएक्शन रहा तो प्रोडक्ट में से हीट माइनस कर देंगे। तो इस हीट को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमको ये पता चल जाता है कि जो रिएक्शन है, जो इक्वेशन है, जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि इंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको पता चल जाता है देख के। फिर फोर्थ क्या है? कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस। किसी भी केमिकल इक्वेशन को, जैसे अब यही सारे इक्वेशंस हैं, इनको देख के आप नहीं बता सकते हैं कि ये किस कंडीशन में केमिकल रिएक्शन जो है हो रहा है। ठीक है। तो इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए क्या किया गया है, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे N2 प्लस
G 3H2 G और यहाँ बनेगा 2NH3 प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो अ गैस। अब किस टेम्परेचर पे, किस प्रेशर पे, किस कैटालिस्ट के प्रेजेंट में ये रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन को देख के आप नहीं बता सकते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई क्लियर करने के लिए क्या किया गया है, जो भी कंडीशंस होते हैं वो इस एरो के ऊपर लिख दिए जाते हैं। जो भी कंडीशंस हो, जैसे ये कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है 500 और प्रेशर कितना चाहिए 200 atm 200 एटमोस्फियर एंड कैटलिस्ट क्या है Fe। तो इस तरीके से आप इस केमिकल रिएक्शन को देख के बता सकते हैं कि यह जो रिएक्शन हुआ है 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हुआ है, तो उस समय 200 डिग्री इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और कैटलिस्ट क्या था Fe, यानी फेरस जो था वो क्या था कैटलिस्ट था। तो इस तरीके से ये है आपके जो भी केमिकल इक्वेशंस होते हैं उनके लिमिटेशन, 4 लिमिटेशन है, और उस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस है ये है। इन चारों लिमिटेशन को हम लोग कैसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो ये सारे उसके तरीके हैं। तो ये थे हमारे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन के कौन कौन से लिमिटेशन होते हैं और उसका हम लोग किस तरीके से रिमूवल कर सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स नाउ वी स्टार्ट बैलेंसिंग ऑफ आयोनिक इक्वेशन। आयोनिक इक्वेशन क्या है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ आयन। आयोनिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ साथ आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उनको भी बैलेंस करना जरूरी होता है कि उसके जो एटम्स है वो भी बैलेंस हो और उसके जो चार्ज है वो भी बैलेंस हो। जैसे यहाँ पे देखिए, अ बैलेंस आयोनिक इक्वेशन मस्ट सेटिस्फाई मास नंबर एज वेल एज चार्ज बैलेंस। मतलब जो उसके मास है, एटम्स हैं, वो बैलेंस होने ही चाहिए, साथ ही साथ उसके जो चार्ज है वो भी बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, Cu plus Ag plus is gives out Cu2 plus plus Ag। तो सारी चीजें तो इसमें बैलेंस है। जैसे यहाँ पे Cu की संख्या 1 है तो यहाँ पर भी Cu की संख्या 1 है, Cu बैलेंस है। यहाँ पे Ag का नंबर जो है 1 है, यहाँ भी Ag का नंबर 1 है, तो Ag भी बैलेंस है। बट बैलेंस क्या नहीं है, चार्ज नहीं बैलेंस है, इसलिए यहाँ पे Ag जो है उसके पास 1 प्लस चार्ज है और यहाँ पे Cu के पास 2 प्लस चार्ज है। तो देखिए, जो प्रोडक्ट है और जो रिएक्टेंट है उसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में दोनों तरफ जो है चार्ज की संख्या भी आपस में इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो प्लस चार्ज हो या फिर माइनस चार्ज हो, दोनों का नंबर जो इक्वल होना चाहिए, तभी वो बैलेंसिंग केमिकल मतलब बैलेंस आयोनिक इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो यह भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है, अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, इधर 2 प्लस चार्ज है तो आप कुछ भी करके इधर 2 प्लस चार्ज ला दीजिए तो ये फिर बैलेंस हो जाएगा। तो उसके लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का ही यूज किया जाएगा। एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से आपके सिलेबस में बस हीट एंड ट्रायल मेथड का ही यूज करना है, तो हम लोग उसी मेथड से इसको बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है तो हमने क्या किया, यहाँ भी 2 लगा दिया आगे। जैसे ही आप यहाँ 2 लगाएंगे Ag की भी संख्या 2 हो गई और जो उस पे प्लस चार्ज 1 था उसकी भी संख्या 2 हो गई। आपने Ag से इसको इंटू आगे मल्टीप्लाई कर दिया 2, इसका मतलब ये है कि Ag की भी संख्या 2 हो गई और जो उस पे प्लस चार्ज है उसकी भी संख्या 2 हो गई। तो फिर इधर तो प्लस 2 चार्ज है, इधर भी प्लस 2 चार्ज हो गया। अब अनबैलेंस क्या हो गया, Ag की संख्या, Ag इधर 1 है और इधर Ag की संख्या कितनी हो गई 2 है, तो फिर आप इधर Ag में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर भी Ag की संख्या 2 हो गई, इधर भी Ag की संख्या 2 हो गई। इधर जो है प्लस चार्ज की संख्या 2 हो गई, इधर भी प्लस चार्ज की संख्या 2 हो गई। चेक कर लेते हैं इसको पहले। Cu और ये है RHL, इसकी संख्या 1, इधर भी Cu की संख्या 1, Ag की संख्या इधर 2, इधर भी Ag की संख्या 2,
इधर प्लस चार्ज, टू, और इधर भी प्लस चार्ज 2। तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आगे बात समझिए। तो इस तरीके से हम लोग किसी आयोनिक इक्वेशन को बैलेंस बना सकते हैं।